हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। सो फ्रेंड्स, जब बात आती है एग्रीकल्चर की तो इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एग्रीकल्चर इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसका 4 पॉइंट्स है, मैं फटाफट तुम लोग को बताती चलूँ। तो पहला पॉइंट है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर उनको एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज लाइवलीहुड दोनों प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट कि एग्रीकल्चर जो है वो उनका प्राइमरी एक्टिविटी होता है, यानी कि उनसे उनको ज़्यादातर फूड मिलता है जो वो कंज्यूम करते हैं। थर्ड पॉइंट कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फॉरेन गुड्स के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट कि एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर आवर कंट्री। तो ये थे 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो तुम्हारे बुक में 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग दे रखा है। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो चलो एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। तो पहला आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है वो इंडिया के छोटे छोटे जगहों में आज भी की जाती है। तो इस टाइप की फार्मिंग जो है वो एक छोटे से लैंड में की जाती है विद द हेल्प ऑफ सम प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हो, डो और डिगिंग स्टिक्स। और ये टाइप ऑफ फार्मिंग जो है इसमें फैमिली या फिर कम्युनिटी लेबर जो है वो ही काम करते हैं। तो ये फार्मिंग जो है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इस टाइप ऑफ फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो पहले तो एक लैंड को अच्छे से क्लियर करके वहाँ पर सीरियल्स और अदर फूड क्रॉप्स उगाते हैं अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए। और जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, तो फार्मर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं एक नए लैंड पर, एक दूसरे ज़मीन पर जाकर वो खेती बाड़ी करते हैं। तो इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है कि नेचर जो है वो अपने आप में ही जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नेचुरल प्रोसेसेस से उसको रिप्लेनिश करता है। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम होता है क्योंकि फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं करते हैं। इस टाइप ऑफ फार्मिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि इसे झमिंग नाम से जाना जाता है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। पैमलाओ नाम से जाना जाता है इन मणिपुर। दीपा नाम से जाना जाता है इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके अलावा और भी कई नाम्स तुम्हारे बुक में दे रखे हैं, तो तुम लोग चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो लार्ज पॉपुलेशन वाले एरिया में किया जाता है और यहाँ पर लेबर का जो डिमांड है वो भी ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन सिस्टम जो है इसे हाई डोज में यूज़ किया जाता है ताकि हायर प्रोडक्शन मिल सके। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जो लैंड है वो जनरेशन्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड का साइज़ है यानी एक एक पर्सन को ज़मीन मिलती है उसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो अपने इस छोटे से लैंड से ही मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करके अपना प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं होता, उनके पास कोई और ज़रिया नहीं होता कमाने का। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इस टाइप ऑफ फार्मिंग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इस टाइप ऑफ फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो जो डिग्री है कॉमर्शियलाइजेशन का वो वेरी कर सकता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कैसे? फॉर एग्जांपल राइस जो है वो एक कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा में वो एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। यानी कहने का मतलब यह है कि हरियाणा और पंजाब में राइस का प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहीं उड़ीसा में वो बहुत कम खेती होती है राइस की।
तो ये था कॉमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन जो है वो भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। और इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है कि एक सिंगल क्रॉप, एक ही क्रॉप लार्ज एरिया में उगाया जाता है। और इसमें इस टाइप ऑफ फार्मिंग के लिए ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, यानी कि सस्ते में लेकिन अच्छे लेबर मिले। और ये लोग एफिशिएंट और साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। और इसका जो भी प्रोडक्शन होता है उन सभी को रॉ मटेरियल के रूप में रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो ये तो था टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। तो इंडिया का जो मेन 3 क्रॉपिंग सीजन्स होता है, पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जेड। तो चलो एक एक करके इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को विंटर में बोया जाता है, यानी कि सोन किया जाता है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड इसे हार्वेस्ट किया जाता है समर सीजन्स में फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ली, पीस, ग्राम और मस्टर्ड हो गए। और इन क्रॉप्स को इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून के शुरुआत में बोया जाता है, यानी कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून के टाइम इसे बोया जाता है एंड इसका हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हो गया जैसे कि पैडी यानी कि राइस, मेज, ज्वार बाजरा, तूर यानी कि अरहर दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इनफैक्ट जो पैडी है यानी कि राइस है वो पंजाब और हरियाणा में एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन गया है। स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एक साल में 3 टाइप ऑफ राइस की खेती की जाती है, यानी 3 अलग अलग टाइप ऑफ पैडी की खेती की जाती है एक साल में। इसे औस, अमन और बोरो कहते हैं। नेक्स्ट आता है जेड क्रॉप्स, जो रबी और खरीफ सीजन्स के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है जिसे जेड सीजन कहा जाता है। और इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स और अदर फॉडर क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं। क्या आपको पता है शुगर केन जो है वो करीब से करीब 1 साल ले लेता है ग्रो होने में। नेक्स्ट मैं तुम लोग को एक एक करके कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बताती चलूं। पहला है राइस। राइस जो है वो स्टेपल फूड है बहुत सारे लोगों के लिए। इंडिया के बहुत सारे लोगों के लिए राइस जो है वो स्टेपल फूड है, यानी कि मेन फूड है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। राइस को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो कि अबव 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। राइस के लिए हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर इरिगेशन की हेल्प से राइस उगाया जाता है। राइस जो है वो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन्स में उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वीट। वीट जो है वो एक मेन फूड क्रॉप है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। वीट जब पकता है यानी कि एट द टाइम ऑफ राइपनिंग वीट को कूल ग्रोइंग सीजन के साथ साथ ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। वीट को उगाने के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स तुम्हारे बुक में दे रखा है। पहला है गंगा सतलेज प्लेन्स इन नॉर्थ वेस्ट और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। नेक्स्ट है हमारा मिलेट्स। तो मिलेट्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पर 3 मिलेट्स जो है वो दे रखा है। पहला रागी, दूसरा ज्वार, तीसरा बाजरा। जो रागी है उसमें आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज भरपूर मात्रा में होता है, यानी कि बहुत अच्छा खासा होता है। रागी जो है वो ड्राई सीजन में उगने वाला क्रॉप है और ये अच्छे से ग्रो होता है इन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स में। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में याद रखना, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है हमारा ज्वार। ज्वार जो है वो एक रेन फेड क्रॉप है, यानी कि वो उसे बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ज्वार को मॉइस्ट एरियाज में उगाया जाता है जहाँ पर उसे हार्डली इरिगेशन की ज़रूरत होती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में याद रखना महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है हमारा बाजरा। बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है
और सैलो ब्लैक सॉइल में भी। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट में याद रखना राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा मेज। तो मेज को फूड और फॉडर दोनों के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि फूड के रूप में हम लोग खुद भी खाते हैं एज वेल एज पालतू जानवरों को भी खिलाते हैं। मेज को उगाने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। मेज जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है। मेज उगाने के लिए कुछ मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है, जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन। तो इन मॉडर्न इनपुट्स के यूज़ की वजह से मेज का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में याद रखना उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का एज वेल एज कंज्यूमर है। पल्सेस जो है वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं इन वेजिटेरियन डाइट में। ओके, पल्सेस चूंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं इसलिए वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करके रखते हैं बाय फिक्सिंग N2 फ्रॉम एयर, एक्सेप्ट अरहर, यानी कि अरहर का जो दाल होता है वो लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं होता। पल्सेस को कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है इसलिए वो ड्राई कंडीशंस में भी बच जाते हैं। और पल्सेस को मोस्टली उगाया जाता है रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आ जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। नेक्स्ट है हमारा शुगर केन। शुगर केन को ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप बोला जाता है। शुगर केन जो है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत ही अच्छे से उगता है और इसे टेम्परेचर जो है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। इसे रेनफॉल चाहिए होता है बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर। शुगर केन को वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उगाया जा सकता है और सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक इसे मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील। शुगर केन से शुगर, जैगरी, गुड़ ये सब बनता है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में याद रखना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा ऑयल सीड्स। तो इंडिया में जितने भी ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है उसमें से हाफ जो है वो ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है और ग्राउंडनट जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। तो मैं तुम लोग को कुछ पॉइंट्स बताती चलूँ जो कि तुम्हारे MCQs में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना। पहला कि लिनसीड और मस्टर्ड जो है ये दोनों रबी क्रॉप्स हैं। दूसरा, सीमम एक खरीफ क्रॉप है इन नॉर्थ इंडिया, वही वो एक रबी क्रॉप है इन साउथ इंडिया। और कैस्टर सीड जो होते हैं उसे एज बोथ रबी और खरीफ क्रॉप दोनों रूप में उगाया जाता है। और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन जो है वो 12% होता है ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया, यानी कि जितना भी खेती बाड़ी होता है उसमें से 12% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे ऑयल सीड्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं और उन्हें कुकिंग में यूज़ किया जाता है, वहीं उन्हें रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स बनाने में। नेक्स्ट है हमारा टी यानी कि चाय। तो टी कल्टीवेशन जो है वो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है और टी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है जिसे इंडिया में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। तो टी जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत अच्छे से उगता है और इसे डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है जो कि रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर में होना चाहिए। और टी बुशेस जो होते हैं उनको वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है थ्रू आउट द ईयर। टी की पत्तियाँ यानी कि चाय की पत्तियाँ जब बड़ी होती हैं तो उस टाइम पे उनको थोड़ा थोड़ा बारिश का शावर्स चाहिए होता है। टी जो है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि चाय की खेती के लिए बहुत सारे चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी। तो इंडियन कॉफ़ी जो है वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है फॉर इट्स गुड क्वालिटी। और अराबिका जो है एक वैरायटी है कॉफ़ी का जिसे यमन से लाया गया था और आज हमारे कंट्री में उगाया जाता है। इनफैक्ट ये वैरायटी जो है अराबिका, इसका पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिमांड है। पहले इसका कल्टीवेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन बाबा बुडन हिल्स और आज तक इसका कल्टीवेशन जो है वो नीलगिरी जो कि कर्नाटका में है, केरला और तमिलनाडु में ही होता है, यानी कि इन्हीं जगहों तक इसका कल्टीवेशन जो है वो सीमित है। नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इंडिया जो है वो प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स का। तो अब मैं तुम लोग को कुछ फ्रूट्स का नाम बताऊंगी और कुछ
स्टेट्स का नाम बताऊंगी जो कि वो फ्रूट उस पर्टिकुलर स्टेट से फेमस है। जैसे कि मैंगोस जो है वो फेमस है ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस जो है वो फेमस है नागपुर के और चेरापूंजी जो कि मेघालय में है। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के फेमस है। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। और एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ये सब फेमस है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। नाउ वर्ल्ड में जितना भी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होता है उसमें से 13% जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। और इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है किसका? पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। नेक्स्ट है हमारा रबर। तो रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाया जाता है अंडर स्पेशल कंडीशन। रबर को उगाने के लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। रेनफॉल इसे चाहिए होता है मोर देन 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। रबर जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। रबर की खेती कहाँ कहाँ होती है? केरला एंड तमिलनाडु, याद रख। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि तुम्हारे MCQs में पूछा जा सकता है, 2012 और 13 में इंडिया जो है वो 4th रैंक पर आया था अमॉन्ग वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। ओके, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर क्रॉप्स। तो 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है जिनकी खेती इंडिया में होती है। पहला है कॉटन, दूसरा जूट, तीसरा हेम्प, चौथा है सिल्क। सिल्क कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म, जिन्हें मलबेरी लिप्स खिलाया जाता है। ये हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा कॉटन। कॉटन जो है वो एक खरीफ क्रॉप है और कॉटन जो है वो एक मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है और कॉटन की खेती जो है वो ड्राई पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी होती है। कॉटन को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल, और अगर इरिगेशन की हेल्प से कर रहे हैं तो बहुत ही कम इरिगेशन एंड ब्राइट सनशाइन। कॉटन जो है वो 6 से 8 महीना लेता है मैच्योर होने में। और कॉटन की खेती कहाँ कहाँ पर होती है? तो याद रखना पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है और जूट जो है वो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स में उगता है, फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में, जहाँ पर सॉइल जो है वो हर ईयर रिन्यूड होता रहता है फ्लड की वजह से। जब जूट बड़ा होता है उस टाइम उसे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो जूट का हाई कॉस्ट होने की वजह से आजकल मार्केट्स में इसका यूज नहीं होता पैकिंग मटेरियल्स के रूप में, और आजकल नायलॉन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जूट को गनी बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, देन कारपेट्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। जूट की खेती कहाँ कहाँ पर होती है? वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि इंडिया में क्या क्या टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं ताकि फार्मर्स के कंडीशन को इम्प्रूव करा जा सके। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि क्रॉप का इंश्योरेंस जो है वो हो जाता है ताकि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन या फायर या कोई भी डिजास्टर हो तो फार्मर्स को कोई लॉस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, तो फार्मर्स के लिए स्पेशल बुलेटिन्स और एग्रीकल्चरल का प्रोग्राम अलग से बनाया गया है ताकि उनको अपडेट रखा जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने किसान के बेनिफिट्स के लिए उनको कुछ स्कीम्स लॉन्च किया है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स। ऐसे स्कीम्स लॉन्च किया गया ताकि उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करा जा सके। नेक्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन जैसे कुछ स्ट्रेटजीज लिए गए थे ताकि फार्मर्स को कुछ हेल्प मिल सके, कुछ हेल्प प्रोवाइड करा जा सके। अब ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि फार्मर्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ मॉडर्न इनपुट्स यूज हुए थे, यानी कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब इंट्रोड्यूस हुए थे ताकि फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जा सके। उसे ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। और वाइट रिवोल्यूशन यानी मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, इसे वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। और वाइट रिवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए ग्रामीण बैंक्स बनाया गया है जो कि उन्हें
लो इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर्स के साथ जो है वो कॉपरेशन हुआ और जमींदारी सिस्टम जो था उसे हटा दिया गया। तो ये तो थे कुछ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि फार्मर्स के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रीजंस है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया। तो पहला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसके लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन को सफिशिएंट फूड प्रोवाइड कराया जा सके। सेकेंड पॉइंट है कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो डिक्रीज हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, जिसकी वजह से अदर स्पेयर्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो भी इफेक्ट हो रहा था, इसलिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कराया गया। थर्ड पॉइंट कि फार्मर्स जो है वो स्टिल नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड कर रहे थे और वो लोग कोई फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो मॉनसून पर डिपेंड होते हैं लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कराया गया। एंड लास्ट पॉइंट है कि वो मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह अपने लैंड पर यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो बहुत हद तक ख़राब है। इसलिए तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ये पांचों पॉइंट्स लिख के आ जाए। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, ये जो है ये सीरियस कंसर्न क्यों है? वाई डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ सीरियस कंसर्न। तो इसके भी पॉइंट्स देख लो। पहला पॉइंट आ जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन होने की वजह से, गिरावट होने की वजह से अदर सेक्टर्स जो है वो, अदर स्पेयर्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो भी इफेक्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट कि फार्मर्स जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं करते हैं क्योंकि उनको बहुत ही बिग चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट से। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल दो जीडीपी ग्रोथ रेट जो कंट्री का है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इससे कोई सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है फॉर देयर सस्टेनेंस। ओके, एंड लास्ट पॉइंट कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है सिंस 1950, यानी 1950 से ही उसका जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो डिक्रीज हो रहा है। इसी की वजह से ये एक सीरियस कंसर्न है। ये थे सारे रीजंस। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर। आई होप तुम लोग को समझ में आया। तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।